साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में। आज हमारी बातचीत के केंद्र में उत्तर पूर्वी भारत के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं। 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। जैसा एग्जिट पोल का अनुमान था, उसी किस्म के नतीजे अंतिम तौर पर सामने आए हैं। जिस उत्तर पूर्वी भारत में एक समय कांग्रेस की एक तरफा विजय हुआ करती थी, वहां कांग्रेस पानी तक नहीं मांगी है, यह साफ तौर पर दिखा। जिस त्रिपुरा में 25 साल तक वामपंथियों का राज था, वो वामपंथी अब इतिहास का हिस्सा बनते जा रहे हैं, ये इस चुनाव के नतीजे ने दिखा दिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसे एक समय महज उत्तर भारत की ही पार्टी के तौर पर देखा जाता था, वह वक्त के साथ अपने आप को इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी मजबूती के साथ विस्तार लेती जा रही है। त्रिपुरा में पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी की है। मेघालय के संदर्भ में आंकड़े इस प्रकार के जिसके तहत भाजपा का सत्ता में हिस्सेदार के तौर पर शामिल होना अनिवार्य जान पड़ता है। नागालैंड के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के गठबंधन के साथ ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब जो वर्ष 2023 के संदर्भ में ये जनादेश आया है, क्या इसको वर्ष 24 के आम चुनाव के जनादेश के प्राथमिक संदेश के तौर पर देखा जाए, ये सवाल है। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, हम पूरे विपक्ष को गोलबंद करने जा रहे हैं। देश मोदी सरकार की नीतियों से और भाजपा की नीतियों से परेशान हो चुका है, आजिज हो चुका है और विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। पर इन सबके परे क्या कारण है कि जनता का भरोसा भाजपा के साथ है, जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी के साथ है और जनता का मत भी इन दोनों के साथ ही पड़ता हुआ दिख रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। नतीजों के संदर्भ में क्या कुछ आने वाले समय की आहट को हम महसूस करें, उसे सुनने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति के संदर्भ में इस प्रासंगिक विषय पर कुछ ईमानदार बात करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि विजय उसी को मिलती है जो दृढ़ता से टिका रहता है। नेपोलियन बोनापार्ट, महान योद्धा, फ्रांस का शासक, उसने ये बात कही थी। क्या ये बात काल, देश, परिस्थिति से परे हमेशा के लिए शाश्वत सत्य नहीं? इसे हम अपने जहन में रखते हैं और इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनुमा आचार्य जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ स्वयं पुरोहित जी हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और साथ ही तटस्थ राय देने के लिए प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। यूं बधाई देने के संदर्भ में तो मुकेश त्यागी जी के संदर्भ में हमारे पास मौका है, पर मुकेश त्यागी जी से बात बाद में करेंगे। पहले अनुमा जी से बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे, अनुमा जी, हर बार जब चुनाव हो रहे होते हैं, आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का बयान हम सब में बड़ी उम्मीद जगा देता है, पर जब नतीजे आते हैं ना, हम सब बड़े निराश हो जाते हैं। एक बार फिर निराश हो गए। हद देखिए ना, जिस त्रिपुरा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, 60 सदस्य विधानसभा में कुल 3 सीटें आई हैं, और जिनको आपने निकाल बाहर किया था ना, प्रद्योत देव बर्मन एक समय में त्रिपुरा कांग्रेस के ही अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी जुम्मा जुम्मा 1 साल पुरानी पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की है। जिस मेघालय में 21 सीटें आपकी आई थी 2018 में, 5 सीटें नागालैंड खोजते ही रह गए। कांग्रेस कहीं है? कहीं नहीं है। क्या लगता है अनुमा जी, क्या अब कांग्रेस इतिहास में ही पढ़ने का विषय रहेगी? भविष्य में कुछ दिखेगा नहीं हमें? देखिए, जनादेश है, उसे तो स्वीकार करना होगा, जी लेकिन एक बात भी बहुत साफ है कि कुछ जगहों पर जहां पर हमारी बिल्कुल 2% तक वोट शेयर हो गया था, वहां हम थोड़ा करके दिखाया है हमने कुछ। ये और बात है कि पूरी तरह हम वो विश्वास नहीं बना सके। और पहले चलिए त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, जी क्योंकि त्रिपुरा में हमारा वोट शेयर 1.5 से 2% पर चला गया था। तो त्रिपुरा में 3 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, कम से कम विधानसभा में है। लेकिन हो सकता है कि ये अब हमको इस पर तो मंथन करना ही होगा कि लोग क्या चाहते थे और हमने क्या समझा, क्योंकि लोग जिस हिंसा से बचना चाहते थे, जिस हिंसा के कारण वो
दूसरी एक पार्टी को नहीं चुन रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल के दौरान हिंसा भी बढ़ी और पत्रकारों पर हमले भी ऐसे हुए कि पत्रकारों के मशीन जला दी गई और उनके जहां पे उनके प्रेस थी वहां पे उस पर बहुत जम के हमला हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता उस तरह का नहीं चाहती थी, लेकिन फिर पता नहीं, मैंने एक चीज जरूर, चेरीलाम जब मैं गई थी और हमने देखा था कि एक जुलूस के दौरान, एक रैली के दौरान मैंने लोगों की आंखों में देखने की कोशिश की थी और लोग भ्रम में दिखे। तो मैं समझती हूँ कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो उस भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए दिया है, लेकिन इस समय जनता ने शायद ये सोचा कि चूंकि चीफ मिनिस्टर को बदला था तो हो सकता है कि मानिक साहब कुछ करें। मैं एग्जैक्टली इस पे और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन अब मेघालय पे आ जाते हैं जहां हमारी 2018 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 21 सीटों के साथ, जो नवंबर 2021 में 12 विधायक टीएमसी में चले गए। तो इस चुनाव में टीएमसी को भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने तो जड़ों से दोबारा जमने की कोशिश की, क्योंकि सारे अच्छे जो विधायक थे, जो हमारे लोग थे, वो चले गए। तो टीएमसी का कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा बीजेपी का हुआ। तो टीएमसी ने किधर प्ले किया, ये एक सीधा सीधा दिखने की बात है। अब करिए बात नागालैंड की, और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि दैनिक भास्कर में 17 फरवरी की और 28 फरवरी की 2 रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा। बहुत डिटेल में, विस्तार से उन्होंने जीबी सिस्टम के बारे में लिखा है, ग्राम बोरा। और आप जानते हैं कि 24 फरवरी को दीमापुर में प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली आकर ग्राम बोरा ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। अब ग्राम बोरा क्या है? बोरा जो कहता है, उन्होंने एक इशू किया था लेटर और उन्होंने बोला था इस पार्टी को ही वोट देना है, तो पूरा का पूरा कम्युनिटी का वोट एक व्यक्ति देता है, हर परिवार से एक व्यक्ति वोट देता है, और ऐसा इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे हुआ है। और इसमें मैं जो कह रही हूं इसे आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, इसके प्रमाण भी हैं और वो लेटर पब्लिक डोमेन में है। अनुमा जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपको रोकता हूं और एक सवाल करता हूं। आपको जनता भ्रम में दिखी, आपको बोरा के संदर्भ में पत्र दिखाई दिया, आपको वाकई लगता है ये पत्र अभी पहली बार आया? ऐसे पहले नहीं होता था? ये तो वहां के संदर्भ में ट्रेडिशन बहुत लंबे समय से चला रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भ्रम में निकलने की जरूरत है? ये जनता के भ्रम की चिंता आप करते हैं, पर जनता के संदर्भ में कांग्रेस कई भ्रम में है। मैंने एक बड़ा ईमानदार सा जिक्र किया था प्रद्योत देव बर्मन के संदर्भ में। आपकी पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे, आपकी पार्टी की नीति तौर तरीकों से नाराज होकर पार्टी छोड़ी और अपनी अलग पार्टी बनाई, टिपरा मुथा। 13 सीटें जीते, केवल 42 सीटों पर लड़े थे, 13 जीत गए। क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई आपको नए सिरे से विचार करने की जरूरत है? आपकी पार्टी को भ्रम से निकलने की जरूरत है। आप मेघालय के संदर्भ में बता रही हैं हमारी पार्टी के विधायक तृणमूल कांग्रेस में चले गए और उससे भाजपा को फायदा हुआ। आंकड़े देखिए, भाजपा को क्या फायदा हुआ? 2 सीटें पहले थी, 2 सीटें अभी भी हैं, पर आप 21 थे, 5 पे रह गए। तृणमूल कांग्रेस भी 5 पे रह गई। तो कुल मिला के ना भाजपा फायदे में है इस मामले में, न तृणमूल फायदे में है, पर हाँ कांग्रेस नुकसान में यह साफ तौर पर दिखता है। क्या वाकई अनुमा जी अभी भी आप इस जिद पर ही रहेंगे कि हम ठीक हैं, जितनी भी गलती है, जितनी भी गड़बड़ है वो भाजपा में है, या आपको नए सिरे से समझने की जरूरत है कि भाजपा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रही है जो जनता को भाता है और हम उसे समझ नहीं पाते? इस भ्रम से उबरने की जरूरत है। एक समय होता है जिसमें इस तरह की चीजें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने अगर जीत हासिल की है तो वो हमेशा ही जीत हासिल करेगी। लेकिन एक बात और है कि हमारी पार्टी इस पर मंथन तो जरूर करेगी, लेकिन आप भी एक चीज समझिए कि इस तरह से जबकि भारतीय जनता पार्टी की मेघालय में सीट्स नहीं है, जब वो नागालैंड में नहीं है, उसके बाद भी सरकार में उसका हिस्सा होता है। तो ये याद रखना चाहिए हमें कि जब यूपीए की सरकार होती थी, चूंकि ये तीनों राज्य जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और इनका 1/3 रेवेन्यू ये खुद जनरेट करते हैं, 2/3 के लिए ये केंद्र पर निर्भर होते हैं। तो वो भी एक बात होती है कि जिसमें केंद्र से मिलने वाली सहायता के कारण एक तरफ उनका झुकना भी स्वाभाविक है। ऐसा ही यूपीए के समय में होता था, ऐसा आज एनडीए के समय में हो रहा है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी के मंथन का सवाल है, नेचुरली वो होगा। हमें देखना होगा कि हमने
कौन कौन से निर्णय लिए हैं जो हमारे फेवर में नहीं गए, क्योंकि जो बातें हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए में कही थी उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात थी, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात थी, एलपीजी पर सब्सिडी देने की भी बात थी, पर कहीं ना कहीं जो हिंसा वाली जो बात है कि किसकी हिंसा ज्यादा किसकी हिंसा कम, इस भ्रम में लोग भी थे। और हम मानते हैं कि जनादेश उसी का एक परिचायक है। कांग्रेस अपने हिस्से का मंथन जरूर करेगी हिमांशु जी। तो अनुमा जी फिर कह रहे हैं हम मंथन करेंगे, हम विचार भी करेंगे। लोग एक्शन के संदर्भ में इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के। वो अनुमा जी अभी भी हमें आश्वासन दे पा रही है तो डिस्कशन के संदर्भ में दे पा रही है, एक्शन कब होगा सवाल है। पर हमारे साथ में मुकेश त्यागी जी है, मुग्ध है, एक बार फिर लहर है। और मुकेश जी फिर भी सवाल है, त्रिपुरा में आप थे, घट गए, मेघालय में आंकड़ा देख के बड़ा शर्मसा महसूस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा राजनीतिक दल, इतने बड़े नेता, इसके बाद 2 सीटें महज। आपको सहम में शर्मिंदगी नहीं हो रही हमारे साथ क्या हो रहा है? नागालैंड में सरकार भले ही है पर सीटें 13 है। क्या कहते हैं मुकेश जी, कुछ और करने की जरूरत है? देखिए, आपको तो ये सर्वविदित है कि 8 स्टेट में से 7 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी नॉर्थ ईस्ट में। जी नॉर्थ ईस्ट को किस प्रकार से धोया गया, किस प्रकार से उसको एक्सप्लॉइट किया गया, चिकन नेक को अलग करने की किस प्रकार से तैयारी की गई, तो वहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने और लेफ्ट फ्रंट ने आपस में एक समन्वय करने की कोशिश की, जो विरोधाभास के आधार पर उन्होंने अलायंस किया, तो पब्लिक को वहां दिखाई दी। मैं मानता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो सकती थी और करनी चाहिए थी, लेकिन देखिए सरकार में हमारे प्रतिनिधित्व पूरा है, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो नागालैंड। हम वहां पर तीनों में, मेघालय में भी हमारी संभावनाएं जो हैं पूर्ण रूप से बनने की है कि जिस प्रकार से हमारी मुलाकात संगमा जी से हुई है और उनसे पोस्ट पोल अलायंस के बारे में बातचीत चल रही है, तो वहां पे भी सरकार में प्रतिनिधित्व जो है हमारा आना, मैं समझता हूँ मैं बिल्कुल। मुकेश जी बड़ी विनम्रता से जानना चाहता हूं, क्या सोच के 60 सीटों पे लड़े थे आप? संगमा जी के साथ तो आप सरकार में थे, आपको लगा हो गया संगमा जी का जितना इस्तेमाल करना था कर लिए, अब पर्याप्त खड़ा कर लिया है, खुद ही बना लेंगे, पर महज 2 सीटें। कुछ बताइए ना मुकेश जी, क्या हो गया आपके साथ? नागालैंड में 60-40 पे लड़े हैं जी तो वहां पर जहां पर हमको लगता था कि वहां पे हमें कम सीट लड़नी चाहिए, वहां पे हम लड़े हैं। जहां पे हमको लगता था हमारा वर्चस्व वाकई है, तो वहां पे। लेकिन आप ये देखिए कि त्रिपुरा के अंदर जिस प्रकार से मानिक जो बनेंगे चीफ मिनिस्टर, मुकेश जी, आप हमारे साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं? हम सवाल पूरब का पूछ रहे हैं, आप हमसे दक्षिण की बात करने लगे, हमसे बात आप पश्चिम की करने लगे। अभी पूरब की बात हो रही है, थोड़ा पूरब पे बात हो जाए। मेघालय के संदर्भ में सभी सीटों पर लड़ना, बड़ी संख्या में ईसाइयों को उम्मीदवार बनाना, मेघालय के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा बीफ खाने के संदर्भ में, और सीधे शब्दों में गौ मांस के संदर्भ में कहना हाँ खाता हूं, मेरी पार्टी को ऐतराज भी नहीं, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी अपने विचार को लेकर, फिर भी हिस्से में 2 सीटें। कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं आ रही यार? हमने क्या पाने के लिए क्या कुछ नहीं खो दिया, फिर भी जनता ने कुछ नहीं दिया। देखिए, ऐसा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए, वो हमको किसी भी स्थिति में रखे, लेकिन हमारे जो उनके प्रति कमिटमेंट है वो हमेशा रहेंगे। जी किस प्रकार से सेंट्रल असिस्टेंस त्रिपुरा में गई है, किस प्रकार से सेंट्रल असिस्टेंस मेघालय में गई है, नागालैंड में गई है, और 50-60 बार प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वहां पर गए इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। तो उनका कमिटमेंट तो आप देखिए किस प्रकार से उनका नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट लगातार। ठीक है, हो सकता है कि आज स्थिति देखिए थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, उसको लेकर के भी कुछ स्थिति हमारी खराब हो सकती है कहीं पर, लेकिन सरकार के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व बना रहना भी एक प्रकार का मैंडेट है, क्योंकि किसी को भी अगर पार्टी में पावर मिली है तो उनको पता है कि इनका नेचुरल एलाई जो है बीजेपी है, और उसको आधार को लेकर के उन्होंने कहा कि आप इनको वोट दीजिए, स्थानीय पार्टी को वोट दीजिए, इनके साथ तो इन सरकार का जो है पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो एक मनोवैज्ञानिक समीकरण था, इससे इसका प्रभाव जो है स्थानीय पार्टीज को ज्यादा मिला है। और आप वहां पे रुझान देख लीजिए, वहां पे स्थानीय पार्टियों को हमेशा वर्चस्व बना रहता है, क्योंकि उनको पता है कि स्थानीय पार्टियों का होना वहां के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर ट्राइबल कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर है, माइनॉरिटी कल्चर है, तमाम ऐसी मुद्दे हैं जहां स्थानीय हैं, जिनको लेकर के स्थानीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व बना रहना
एक उनके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छा अच्छा मुकेश जी, है। अब अपन थोड़ा भविष्य की बात करते हैं। ये जो नतीजे आए हैं, इन्हें भविष्य के संदर्भ में क्या देख रहे हैं आप? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि दी? 2024 में हिमांशु जी, हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट में पूर्ण रूप से हमारा अश्वमेध का घोड़ा जो है पूरे देशव्यापी निकलेगा। और जिस प्रकार से आप विजय देखेंगे, मुझे लगता है लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी जो है, और 400 के आसपास हमें मिलने की पूरी संभावना है। कि जिस प्रकार से विपक्ष जो है विभाजित है, हर प्रकार से विभाजित हो चुका है। राहुल गांधी जी का कोई टेकर नहीं है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा विफल हो चुकी है, उसका राजनीतिक प्रभाव कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है, ना उनके साथ कोई जुड़ने को तैयार है। और जो जुड़ भी रहा है, तो जिस प्रकार से कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ ईस्ट में रहा, वहां पे उनका कोई वरिष्ठ नेता वहां पर इलेक्शन के दौरान गया ही नहीं। तो ये तो इनकी राजनीतिक क्षमताएं तो टेल एंडर बन चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले राष्ट्रव्यापी स्तर पर खड़े होने को खड़े तैयार होने है? के लिए तैयार हो? मुकेश त्यागी जी का कहना है हमारा अश्वमेध का घोड़ा जो है वो सरपट दौड़ेगा। दावा ठीक भी है। नॉर्थ ईस्ट में कुल 25 लोकसभा सीटें, जिनमें से 14 पे अभी भी भाजपा है। और ये रुझान के संदर्भ में जो बात मुकेश त्यागी ने की वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में चुनाव हुआ, यात्रा का कोई प्रभाव दिखा? ऐसा सीटें तो बताती नहीं है। इसके लिए हनुमान जी के पास अगले दौर में पहुंचूंगा, तब बात करूंगा। लेकिन अभी मेरे साथ में तृणमूल कांग्रेस और स्वयं पुरोहित जी हैं। राहुल जी बहुत नाराज थे भाई आपसे कि आप कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए मैदान में है। हनुमान जी ने भी यहां बताया कि कुल मिला के भाजपा की मदद करने के लिए थे। अब ये जो नतीजे आए हैं, जो रुझान आए हैं, तो कितने संतुष्ट हैं आप? जो सोचकर आप गए थे वैसी मदद आपने कर दी भाजपा की, या कुछ इतर आपको भी हासिल हो गया, या इन लोगों के आकलन से आपकी कोई असहमति है? तो थोड़ा पुरोहित जी हमारे को पता तो चले। 5 सीटें कुल मिली हैं आपको, क्या मतलब है इसका? और जनता ने जो प्यार दिया है, 5 सीटें। देखिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पहली बार चुनाव लड़ी है और मेघालय में, और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 सीटें कम नहीं होती है, पहली बार लड़के 14% के करीबन वोट भी मिले हमें। तो आप भारतीय जनता पार्टी देखिए। पुरोहित जी, मैं विनम्रता पूर्वक थोड़ा सा रोकूंगा आपको। चुनाव पहली बार लड़े, बहुत अच्छी बात है, 5 सीटें जीती, कमाल की बात है। पर जब आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे, उस समय आपकी कुल कितनी सीटें बिना लड़े मेघालय विधानसभा में थे? वो और आंकड़ा अपनी तरफ से आप बता दें कि हमारे इतने विधायक हुआ करते थे, अब हमारे इतने विधायक रहेंगे। हम तो बता ही रहे ना जी, कितने थे? तो बता ही रहे, हम पहली बार लड़ रहे हैं। हम तो 0 से 0 से 5 पहुंचे। पुरोहित जी, आपके पास में कांग्रेस से विभाजन के साथ में विधायक आए थे, भूल गए आप? वो आपके विधायक नहीं थे क्या? कांग्रेस पार्टी की चुनाव सिंबल में जीते हुए थे, और व्यक्ति आता है, सिंबल तृणमूल कांग्रेस का था। हमारा मुख्य एक ही नेत्री है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया था, और उस चुनाव का नतीजा आप सबके सामने है। आप देखिए, त्रिपुरा के अंदर में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, मगर टीएमपी जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वो भी कांग्रेस की तरह ही, कांग्रेस से ही निकले हुए व्यक्ति की पार्टी थी। उन्होंने वहां पे जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी का जो नारा था, पश्चिम बंगाल की जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है, बंगाल के अंदर में जो लक्ष्मी भंडार हम लोग दे रहे हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड की जो सुविधा दे रहे हैं, वही सब सुविधाएं जो पिछड़े हुए राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, वहां भी मिले। उन सभी के हम लोगों ने चेष्टा की है, पहली बार चेष्टा की है। आप जो बोल रहे हैं 12 सीट जीत करके आए थे, देखिए पिछला मापदंड और अभी के मापदंड में बहुत फर्क होता है। 2024 का जो चुनाव है, अभी की जो चुनाव की तैयारी है, उसी की हो रही है। आपको एक और चुनाव का नतीजा बताता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो बैठे हैं यहाँ पे और कांग्रेस वाले, दोनों के लिए है कि बंगाल में एक सीट पर चुनाव हुआ, मुर्शिदाबाद में, सागर दिल्ली में। उसका वो मैं बधाई देता हूँ कांग्रेस को कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। मगर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी तीनों मिलकर यहाँ पर ममता बनर्जी का विरोध करते हुए वो चुनाव लड़ा। आप ये सोचिए कि स्तर ये है इन लोगों का कि इनको सत्ता हासिल करनी है। यही सत्ता हासिल करने के लिए केरला में वामपंथियों के खिलाफ लड़ना है और त्रिपुरा में वामपंथियों की गोदी में जाके बैठ जाना है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए में राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत नॉर्थ ईस्ट से भी तो जुड़ सकता था, क्यों नहीं जोड़ा इन्होंने? नहीं जोड़ा। नहीं जोड़ना नहीं है इन्हें, क्योंकि इनका एक अलग मापदंड है। ये भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ना है।
ये दोहरा मापदंड कब चलेगा? सागर दीघी का जो चुनाव आया, चुनाव का नतीजा आया, इनके जो नेता है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी लाल रंग का कुर्ता पहन करके वामपंथियों के साथ गलबैया कर रहे थे आज। और भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ते में विजय जुलूस निकाला है सागर दीघी की जीत पर, कांग्रेस की जीत पर। ये कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। नागालैंड में आपने कुछ देर पहले खुद ही कहा कि यहाँ पे यमी हो गया इनके लिए बीफ, जो मम्मी होता है यूपी और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट गोवा और कर्नाटक में इनके लिए यमी हो जाता है। तो ये दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी वालों को देखना है। देश की जनता तो देख रही है। देश की जनता ने आज जो नतीजा दिया है 2024 में, भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पर है। कहाँ बोल रही है ये आंसू में मेघ की बात? अरे पुरोहित जी, आपने इन सब पे तो विचार करने की बात कह दी, पर राहुल गांधी बहुत नाराज थे आपसे भाई। आपको याद है ना कितना गुस्सा कर रहे थे वो जब पहुंचे थे, और उन्होंने खुल के आरोप लगाया कि आप यहां पर केवल और केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। इस पर भी तो कुछ कह लीजिए, मौका है आपके पास राहुल गांधी की नाराजगी को लेकर। मैं बताता हूँ, कांग्रेस का जो महाअधिवेशन हुआ अभी कुछ दिनों पहले, वो महाअधिवेशन, पहले उस महाअधिवेशन के अंदर में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी जैसे नेता पूरे जब बोलते थे, पूरा देश सुनता था। करो या मरो का नारा वहां से दिया गया था। उसी अधिवेशन में जाकर के इनके नेता बोलते हैं कि 52 साल से मेरे पास घर नहीं है। अरे भाई, आपके पास अगर घर नहीं है तो आप पहले वो व्यवस्था करिए, उसके बाद राष्ट्र निर्माण की बात करिए। ये बचकाना बयान देकर के आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? देश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि आप वामपंथियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, एक राज्य में दूसरे में नहीं मिला रहे हैं? आपको सत्ता ही तो हथियाना है। सत्ता हथियाने का ये मापदंड नहीं हो सकता है। जनता को गुमराह मत करिए। आपकी ऐसी झूठों को बोल बोल करके तो मोदी जी राज कर रहे हैं देश। कांग्रेस की झूठों को तो चला करके बेच करके राज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस नेहरू जी को पुरोहित जी बहुत नाराज है कांग्रेस से। उनका कहना है दोहरे चरित्र के लोग हैं। एक तरफ वाम मोर्चे के खिलाफ केरल में लड़ाई लड़ते हैं, त्रिपुरा में उनकी गोद में बैठ जाते हैं, पश्चिम बंगाल में हमारे खिलाफ वामपंथियों के साथ हाथ मिलाते हैं, और इनकी जीत पर भाजपाई जुलूस निकालते हैं। देश की राजनीति में हो क्या रहा है? बड़ी उलझन है भाई। तो प्रेम कुमार जी हमारे साथ ऐसी उलझने को सुलझाने के लिए वही हमारी मदद के लिए आते हैं। तो प्रेम कुमार जी बड़ी उम्मीद के साथ थे आप 2023 के संदर्भ में कि 2023 में चुनाव होंगे, कोई वैकल्पिक मॉडल निकलेगा। कुछ नहीं निकला। भाजपा पहले थी, भाजपा भी है। मुकेश त्यागी जी बता रहे हैं भाजपा ही रहेगी। क्या हुआ प्रेम कुमार जी, क्या कहते हैं आप? जी देखिए हिमांशु जी, चुनाव के नतीजे वही हैं जो पहले थे, लेकिन इसको देखने का नजरिया है, और इसी नजरिए से बीजेपी भी अपने लिए प्राणवायु ले सकती है और कांग्रेस भी ले सकती है। लेकिन इसको देखें कैसे, वो उस पर निर्भर करता है। देखिए त्रिपुरा में बीजेपी ने अपना कोई स्कोर बड़ा नहीं कर लिया। त्रिपुरा की अगर आप बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी विरोधी वोट बढ़े हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के 32-33% वोट और टीएमपी के जो 21% से ज्यादा वोट जोड़ते हैं, तो 54% से ज्यादा वोट तो दो कुनबों से हैं बीजेपी के खिलाफ। तो ये 2024 के ख्याल से देखें तो लोकसभा के नजरिए से देखें तो बीजेपी के खिलाफ वोट बढ़े हैं त्रिपुरा में, एक बात। दूसरी बात है मेघालय में, ठीक है बीजेपी तो 2 के 2 रह गई। कांग्रेस को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं किया। फिर भी बीजेपी से अब भी कांग्रेस वोट परसेंटेज में आगे है, और थोड़ा बहुत नहीं, लगभग दुगने वोट परसेंट का फर्क है। नागालैंड में कांग्रेस थी नहीं, आज भी नहीं है। कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, ये कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है। उसको करना चाहिए था, क्यों नहीं किया वो सोचे। लेकिन बीजेपी ने कोई बहुत बढ़िया कर लिया, इससे मतलब निकाला जाए कि 2024 में बढ़िया करने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता। ये क्षेत्रीय दलों के मजबूत का जो है मजबूत प्रदर्शन है। एक और बात, बीजेपी मेघालय में अकेले लड़ने गई, चुनाव नतीजे सामने बता रहे हैं कि क्या हुआ। नागालैंड में क्षेत्रीय दल का सम्मान किया, गठबंधन का सम्मान किया, मिलकर लड़ी। चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि गठबंधन मजबूत हुआ, भले बीजेपी का स्कोर, यानी गठबंधन में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। या त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट के ख्याल से देखें तो लेफ्ट तो लूजर रही, कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद उसका वोट बढ़ा नहीं, लेकिन कांग्रेस
लूजर नहीं रही, कांग्रेस को कुछ न कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये भी एक पॉइंट है जहां कांग्रेस के सहयोगी मैं दल प्रेम कुमार जी आपसे थोड़ा सवाल करना चाहता हूं। जिस त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का 6-8 साल पहले कोई नाम लेवा नहीं था, उस त्रिपुरा में 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही, वाम मोर्चा की सरकार को उखाड़कर, और उस त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने में सफल रह गई। इसे आप छोटी उपलब्धि मानते हैं? जहां पर आपका कुछ नहीं था वहां आप लगातार दूसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी कर रहे हैं। क्या ये विचार का विषय नहीं होना चाहिए? ये आपसे सवाल है। क्या आप नहीं मानते हैं कि जो लोग भाजपा का समय बस हो गया पूरा, जो लोग ये बताते हैं कि अब मोदी का आवा मंडल धूमिल हो गया, जो लोग ये बताते हैं कि देश अब इनकी असलियत को समझ गया है, क्या ये जनादेश इन दावों की पुष्टि करता है या इन दावों के इतर इस बात की पुष्टि करता है कि अभी भी लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है? सवाल इस बात का है। जी मुकेश जी, प्रश्न बहुत गंभीर है और इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा तवज्जो दिया जाए मेरे जवाब को भी, कि निश्चित रूप से कोई बीजेपी की इस जीत को कमतर नहीं आंक सकता। एक सरकार का रिपीट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन हम विश्लेषण कर रहे हैं 2024 को लेकर इस चुनाव के मायने क्या है। तो 2024 को लेकर जब हम देखते हैं कि ये रणनीतिक जीत जरूर है भारतीय जनता पार्टी की, कि वोट प्रतिशत घट जाने के बावजूद पिछली बार चुनाव में लेफ्ट और बीजेपी के बीच में बहुत कम वोट का, लगभग 1% के आसपास वोट का फर्क था। इस बार ये वोट का फासला बढ़ा, लेकिन एक जो टीएमपी पार्टी आ गई, उनका वोट और इनका वोट मिलकर के जो कुनबा बनता है एंटी बीजेपी सियासत का, जो उसके लिए संभावनाओं का द्वार खुला है, वो हम कहना चाह रहे 2024 के। अरे काहे का द्वार खुला है? वो प्रद्योदेव बर्मन तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने के लिए बेकरार है। वो तो पहले कह दिए मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूं। अब हालत तो देखिए, ये संगमा जी हैं, दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, नतीजे पूरे आए नहीं, उससे पहले संगमा ने फोन कर लिया अमित शाह जी को, सर आपका समर्थन चाहिए। आप हालत देखिए, कहां पर अलग अलग देख रहे हैं। सब भाजपा के साथ, उस इंजन के साथ डिब्बा बनने के लिए तैयार है। प्रेम कुमार जी, बिल्कुल आपकी टिप्पणी को लेते हुए मैं आगे कहता हूं, आपकी टिप्पणी को लेते हुए त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में अगर दे देगी तो ये भी एक रोड मैप है 2024 का। तो ये इस चुनाव में बीजेपी को या क्षेत्र, मैं ये कह रहा हूं कि क्षेत्रीय दल उसके साथ अगर राष्ट्रीय पार्टी ने मिल करके चुनाव लड़ा, अच्छे नतीजे निकले। क्षेत्रीय दल को आपने इग्नोर किया, आपको अच्छे नतीजे नहीं मिले, नहीं निकले। प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसे अनुमा जी के पास लेके आना चाहता हूं। और प्रेम कुमार जी की बातचीत से मुझे कांग्रेस या विपक्षियों के लिए ज्यादा खतरा दिख रहा है। वो खतरा इसलिए दिख रहा है कि जब प्रदेश के स्तर पर बात होती है तो मतदाता स्थानीय स्तर पर जो क्षेत्रीय दल है उसके प्रति जनादेश देता है, पर देश के संदर्भ में बात आती है तो मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। 2019 के जो आम चुनाव हुए उसके साथ में उड़ीसा का चुनाव था। देखने में क्या आया? वोटर घर से निकला, बूथ पर गया, विधायक के लिए वोट बीजू जनता दल को दिया, और लोकसभा के संदर्भ में बात आई तो उसने भाजपा को दे दिया। विधानसभा चुनाव में भाजपा पासंग में भी नहीं थी उड़ीसा में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजू जनता दल और भाजपा की लगभग समान सीटें थी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कब्जा है, पर 2019 के चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में बराबरी पर है। छत्तीसगढ़ में अनुमा जी आपकी पार्टी की एक तरफा लहर चली, 90 सीटें, उनमें से 69 सीटें आपकी पार्टी की थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया 4 महीने बाद ही, तो आपकी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर सिमट गई, राजस्थान में 0 सीट पर सिमट गई। क्या आपको नहीं लगता है वक्त जैसे गुजरता जा रहा है आपकी चुनौती और बढ़ती जा रही है? मुकेश त्यागी जी के चेहरे पर मुस्कान और बढ़ती जा रही है। क्या कहती हैं अनुमा जी? हिमांशु दी, दो तीन चीजें कहूंगी। पहली चीज तो बीजेपी के प्रवक्ता जो भारत जोड़ो यात्रा को असफल कह गए। अगर देश का पूरा मीडिया
90% से ज्यादा वक्त केवल बीजेपी को दिखाता रहेगा और भारत जोड़ो यात्रा की केवल आलोचना करने के लिए उसे दिखाएगा, तो उसके कारण उन लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन उसके बाद भी जितने तरह के लोग जुड़े, उसमें इतने ज्यादा लोग जुड़े, ये विश्व का अपने आप में एक अकेला आंदोलन था और जो अराजनैतिक आंदोलन था, तो यात्रा सफल थी। अब एक बात जो मैं आपसे कहूंगी, उससे आपके सवाल मुझ पर तुर्श हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहूंगी कि आपका आज का जो ये टाइटल है, पूर्वोत्तर का जनादेश 24 का संदेश, ये बीजेपी का प्रचार तो हो सकता है। आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मैं मानती हूं, लेकिन उस क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद भी बीजेपी का प्रचार ज्यादा है। मैं मानती हूं कि यहाँ पर बीजेपी 2 जगह जीती है, मतलब नागालैंड को जीत मान लीजिए, क्योंकि आपने भी और किसी ने भी जीबी सिस्टम, जिसके बारे में मैंने बताया, जो चुनाव आयोग की नाक के तले हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुई, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो एक अलोकतांत्रिक चीज है। और नागालैंड में हमारे 2-3 प्रत्याशियों को विड्रॉ करना पड़ा, आने के बाद उन्हें इतना डराया गया। तो खैर वो एक बात है। अब आती हूँ तृणमूल कांग्रेस मैं अनुमा जी विनम्रता के साथ आपको रोकता हूं। एक तो मैंने आपको कतई रोका नहीं, जीडी सिस्टम पे आप जितना चाहे उतना बोलिए। दूसरी बात, जिस जीडी सिस्टम की आप इतनी बड़ी विषय के तौर पे बता रही है, उसके बावजूद बीजेपी को सीटें कितनी मिली? 12, 60 में से 12। बूथ पर कब्जा, चुनाव पर कब्जा, चुनाव आयोग की नाक के नीचे कब्जा, तो भी सीटें कितनी आई मुकेश त्यागी जी के पास? 12। क्या कहेंगे इस पे आप? वो जो था, आपको मैं वही तो बता रही हूँ, जीबी सिस्टम क्या है। जीबी सिस्टम के लेटर में साफ लिखा है कि बीजेपी और वो जो दूसरी सहयोगी पार्टी के लिए ही वोट देना है। तो जो ट्राइबल्स हैं, जो वहां के लोग हैं, वो उसको ही वोट देंगे। अब मेघालय में आप देखिए, और उसी नागालैंड में देखिए, 13 लोगों को 5 दिसंबर को असम पुलिस की गोली से मर जाते हैं लोग। मेघालय में भी 884 किलोमीटर पर इस तरह के विवाद चल रहे हैं और वहां पर भी गोलीबारी हुई। तो ये बताइए कि राज्य के लोग जो अपने मुद्दे छोड़कर और वोट देते समय बीजेपी के या बीजेपी के अलायंस को वोट दे देते हैं, तो ये तो एक ऐसी स्थिति है ना कि जिसमें लोकतंत्र भ्रम का शिकार है। और अगर आप ये कहेंगे कि आगे चल के ऐसा होगा नहीं होगा, आप इसके ऊपर ही अगर इसकी भूमिका बांध देंगे और इसको एक तरह से बीजेपी का प्रचार करेंगे, तो अभी बड़े राज्यों के चुनाव आने। मैं बीजेपी का प्रचार कैसे कर रहा हूं? मैंने एक विषय दिया, स्क्रीन पर देखिए मेरा विषय क्या है। 23 का जनादेश, 24 का संदेश, क्वेश्चन मार्क। अब इस जनादेश को आप विपक्ष के संदर्भ में बता दीजिए, 24 के लिए संदेश हो जाएगा। अब आपको लग रहा है ये भाजपा का प्रचार है, तो आप खुद ही मान रहे हैं कि ये जो 23 का जनादेश है वो भाजपा के लिए आया है। तो फिर मुझसे शिकायत किस बात की? हमने तो कहा नहीं कि ये भाजपा का जनादेश है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो आपने इसे भाजपा के लिए जनादेश क्यों माना? मतलब आपको भी महसूस हो रहा है ना अनुमा जी, तो फिर जाके हमसे शिकायत क्यों? हिमांशु जी, मैं वही कह रही थी कि आपने क्वेश्चन मार्क लगा के उसको न्यूट्रल बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन एक तरह से इस तरह की आप सूचना दे रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि अभी बड़े राज्यों के चुनाव होंगे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2/3 उनका खर्चा, उनका बजट केंद्र से आता है। ये और बात है कि त्रिपुरा में 37% और 39% 2 लगातार सालों में इतना ही जनता के विकास पर खर्च हुआ है। लेकिन आगे आने वाले, मैं आपकी जानकारी में बताता हूं अनुमा जी, बहुत विनम्रता के पास, आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए। जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था, उससे पहले प्रद्योत देव वर्मन, जो 13 सीटें जीते हैं, वो एक चैनल पे साक्षात्कार दे रहे थे। वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, वो बहुत भले आदमी है। पर उन्होंने साथ में कहा कि केवल भले आदमी होने बढ़ते सियासत नहीं चल सकती, उसके साथ आपको जमीन पे काम करना होता है। गांधी परिवार बहुत अच्छा है, पर वो जमीनी स्थितियों से वाकिफ रहना छोड़ चुका है। उन्हें सिंहासन से नीचे आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पुराने साथी कह रहे हैं। आप सब कुछ बात कर रही हैं, इस बात पर विचार नहीं कर रही हैं। कौन है ममता बनर्जी? कांग्रेस से निकली हुई, पर आज अपने आप में एक किरदार है। संगमा कौन है? कांग्रेस से निकले हुए, आज उनका एक वजूद देखिए। त्रिपुरा मोथा के संदर्भ में जो बात हो रही है, प्रद्योत देव वर्मन, उनके पिता 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे, उनकी मां 2 बार त्रिपुरा में मंत्री रही, सांसद रही, विधायक रही। आपकी पार्टी से निकले हुए लोग अपने आप को साबित कर रहे हैं और आपकी पार्टी खुद को साबित करने में विफल हो रही है। तो अभी आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हम कहीं गलत है, हमसे कहीं चूक हो रही है, हाँ हम विफल हो रहे हैं।
अभी भी आपको मीडिया खराब दिखता है, आपको लोगों की समझ में भ्रम की स्थिति दिखाई देती है, आपको विपक्ष की सियासत दिखाई देती है, चुनाव आयोग को कब्जा दिखाई देता है। अरे चुनाव आयोग वगैरह के होते हुए भी आप देखिए तो सही, चंद्रशेखर राव एक तरफा जीत रहे हैं, ममता बनर्जी एक तरफा जीत रही हैं, नवीन पटनायक लगातार बने हुए हैं, संगमा जी भाजपा के खिलाफ लड़ते हुए भी एक तरफा जीत रहे हैं। नहीं लगता आपको कि आपको पहले अपना घर देखने की जरूरत है, बाकी मोहल्ले की चिंता बाद में कर लेंगे? मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस ने लोगों को न केवल शिक्षित बनाया, एक ऐसा खुला माहौल दिया जिसमें उनकी सोच डेवलप हुई, वो बहुत स्ट्रांग हुई। तो इसी तरह हमारी जो पार्टी से लीडरान निकले वो अपने आप में एक दैदीप्यमान बन के निकले, और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी उनको हथिया कर, बहुत सारे केसेस में भारतीय जनता पार्टी और बाकी जगहों में उन्होंने क्षेत्रीय जगहों पर अपना अपना लोहा मनवाया है। तो ये कांग्रेस की देन है, उन्हें उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि और उनको आगे सम्मान देना ये कांग्रेस ने किया। ये और बात है कि वो संघर्ष की राह छोड़कर अपने अपने स्वार्थ की राह चले, कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को लील जाती है वो कांग्रेस ने नहीं किया। हाँ, जिस तरह से कांग्रेस ने हमारी सोच को समृद्ध बनाया और हमने सोचा, जब एक झूठे घोटाले 2G वगैरह की बात हुई तो हमने सोचा कि भ्रष्टाचार है तो हमें सत्ता बदलनी चाहिए। आज बदल दी, लेकिन सोच कैसी हो गई है, सोच में बस वो एक भगवा रंग का पर्दा पड़ता जा रहा है। तो मैं ये मानती हूं कि ये जो भ्रम की स्थिति है ये भी कुछ साल रहेगी, क्योंकि डेफिनेटली लोगों ने एक बार वोट दिया है। लोग ये नहीं चाहते कि लोग अपने आप को कहें कि नहीं हमने गलती की थी, लेकिन जब लोग ये आत्मसात कर पाएंगे, जब देख लेंगे, जैसे मैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को एक अच्छा व्यक्ति समझती थी कि वो बड़े अच्छे और बहुत बड़े लीडर हैं, आज मैं उनका सच जानती हूँ। तो लोग हो सकता है थोड़ी देर में जानेंगे, मुझे क्या है, मुझे तो एक तरह से मैं मानती हूँ मां शारदा का आशीर्वाद है, मुझे थोड़ा जल्दी पता चल जाता है। लोगों को भी पता चलेगा थोड़े दिनों में, लोगों को थोड़े दिनों में जल्दी पता चलेगा, इस उम्मीद के साथ अनुमा जी है। अनुमा जी इसी बात पे मुग्ध है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे से निकले हुए लोगों का बहुत कुछ हो जा रहा है, अच्छी बात है। तो मुकेश त्यागी जी मैं वापस आपके पास आता हूँ। अनुमा जी तो इसी पर संतुष्ट हो गई है, हम नहीं बन रहे कोई बात नहीं, हमारे से निकले हुए लोग तो बहुत कुछ बन रहे हैं, पर ये जो निकले हुए लोग हैं ये आपके लिए समस्या तो बन रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। कैसे निपटेंगे इनसे? कौन से निकले हुए लोग की बात कर रहे हैं आप मंचू जी? चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे त्रिपुरा मोथा पार्टी के प्रद्युत देव बर्मन हो, चाहे संगमा जिनके साथ आप सरकार चला रहे थे, उन्होंने आपको आपकी हैसियत दिखा दी। आपने कहा था इसको हम हैसियत दिखा देंगे, अलग अलग लड़े, पूरी सीटों पे लड़े, वो 25 सीटें जीत रहे हैं, आप 2 सीट पे रह गए। किस मुगालते में थे आप जिसके तहत आपने 60 सीटों पे लड़ने का फैसला लिया, सरकार से बाहर निकल गए अलग होकर? किस गलतफहमी के शिकार थे मुकेश त्यागी जी? देखिए ऐसा है हिमांशु जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि अब पछताए से क्या हो गए, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इनकी तो चिड़िया, अरे वो पछता ही नहीं रहे तो चिड़िया चुग गई खेत की बात क्या? आपने अनुमा जी की बात नहीं सुनी? कहां कोई पछतावा है, कहां कोई उन्हें मलाल है, कहां कहीं उन्हें अफसोस है? वो तो लगातार कह रही है जो भी है बढ़िया है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। आप ही को लग रहा है पछतावा है। अनुमा जी आपको कहीं पे भी पछतावा है क्या? आप मेरी बात को गलत कोट कर रहे हैं और मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर मेरी आवाज बंद करवा देंगे। अरे आप पूरा बोलिए अनुमा जी, सवाल ही नहीं उठता कि मैं आपकी आवाज बंद करा दूं। कैसी बात कर रही है आप? इतना सम्मान आपका है, आपकी आवाज बंद करा देंगे? कैसी बात कर रहे हैं? तो फिर सुन लीजिए जी। आपने सबसे शुरू में टीम इंडिया को दिखाया था, बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में, कि टीम इंडिया हार की तरफ। क्या हार के खेलना छोड़ देते हैं? क्या हार के हताश हो जाते हैं? ये कौन सी बात होती है? अगर मैं ये बात आपसे सामने कहूं कि नहीं बड़ी हमसे ये हो गया वो हो गया, तो जो सत्य है वो थोड़ा ही बदलेगा। हम मंथन कर रहे हैं, हम डेफिनेटली आने वाले चुनाव में आपको उसका परिणाम दिखेगा। आप हिमाचल को चूंकि पीछे छोड़ चुके हैं, अभी थोड़े दिन की बात है, उसे भी तो याद रखना चाहिए हमें। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपको कोई पछतावा नहीं है। मुकेश त्यागी जी जो है ना कहावत में बात कर रहे थे, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, अनुमा जी कतई नहीं मानती हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। क्या मैंने गलत कहा या आप बोल रही है मुकेश त्यागी को हाँ हमें पछतावा है? कोई पछतावा नहीं है। देखिए पछतावे नहीं होते, हम हताश नहीं है, ये जरूरी। बस इतना ही तो मैंने भी कहा था, फिर आप नाराज क्यों थी? देख लिए मुकेश त्यागी जी, मैंने कहा था ना कोई पछतावा नहीं, इसलिए आपकी कहावत सटीक नहीं है, कोई पछतावा नहीं। अब बोले हिमांशु जी, देखिए मैं समझता हूं कि
नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारा जीडीपी में 2.8% कंट्रीब्यूट करता है। इसका जो आर्थिक कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है और बॉर्डर स्टेट है। इसमें 5000 किलोमीटर लंबी जो है तमाम ऐसे 5-6 ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें चाइना भी शामिल है, जो हमारे देश को खत्म करने की साजिश करता है। वहां पे इंसर्जेंसी का आपने देखा किस प्रकार से प्रकोप था और इंसर्जेंसी को किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किस तरह से हम लोगों ने तमाम एग्रीमेंट उन इंसर्जेंट के साथ किए हैं, जिससे तमाम लोगों ने वहां पे सरेंडर किया है, वहां पे इंसर्जेंसी की एक्टिविटी कम हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिमांशु जी की नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी प्राथमिकता पूर्ण रूप से दे रहा है। वहां पे जिस प्रकार से रोड डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, और जिस प्रकार मुझे आपसे एक बड़ी शिकायत है, आप कभी भी मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं करते। आप अपना एक सेट एजेंडा रखते हैं, सवाल कोई भी आए उत्तर यही रहेगा। देखिए, मैंने इतना मासूम सा सवाल आपसे किया है, इतना बड़ा दर्शक वर्ग देख रहा है, आप जैसा सुधी प्रवक्ता, वो भी किसका, भारतीय जनता पार्टी का मौजूद है। सवाल ये है कि आपने मेघालय में क्या सोचकर 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, जहां पर आप गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। उस गठबंधन सरकार के मुख्य दल को छोड़कर आपने कहा हम तो अलग लड़ेंगे, वो सभी 60 पर लड़ेंगे, और आप महज 2 सीटें जीत पाए। इस असफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं? क्या जेपी नड्डा जी जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है, ये सवाल है। इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना। ऐसी क्या बात हुई कि आप हमारी बात सुनेंगे ही नहीं और उसको उत्तर नहीं देंगे? नहीं हिमांशु जी, आपकी बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके पीछे कारण यह है कि वहां पे कुछ इस प्रकार के स्थानीय कार्यकर्ताओं को सशक्तिकरण करने का एक वो था कि भाई उनके कार्यकर्ताओं को एक स्वतंत्र रूप से पॉलिटिकल लैंडस्केप में काम करने दिया जाए। दूसरा ये था कि वहां पर अभी मुझे बताइए, संगमा जी क्यों फोन कर रहे हैं अमित शाह जी को, क्यों उनका लगातार संपर्क बना रहा आसाम के मुख्यमंत्री के साथ? तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा दोबारा से समीकरण बनेगा और हम फिर से सरकार में आएंगे। तो ठीक है, हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ समन्वय होकर के, नहीं तो वहां तो हंग असेंबली बनने की तैयारी हो गई है बिल्कुल। तो अगर आज देखा जाए तो बीजेपी की वजह से ही वहां पे सरकार बनेगी। तो ये देखिए, राजनीतिक स्थिति में उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं मांझू जी। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने हिमाचल में अपनी पराजय स्वीकार करी है। हालांकि बिल्ली के भाग से चीखा टूट गया। पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस का आया हुआ वर्चस्व जो है इनके हाथ से खुद ही निकाल दिया इन्होंने, किस प्रकार से सिद्धू को आगे बढ़ाया, तो ये तो इनकी हर प्रकार से मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस के अंदर कोई चिंतन होता भी है कि नहीं होता है। अच्छा चलिए, एक सवाल और, जो हनुमान जी ने विषय छेड़ा था, क्या आप लोग बड़े ईमानदार किस्म के लोगों ऐसा पूरे देश को बताते हो? आज के समय पर लोकतांत्रिक संस्थाएं नए सिरे से मजबूत हुई है, ये भी आप बताते हो। हनुमान जी ने जो विषय रखा है ना, वो विषय बड़ा गंभीर है। नागालैंड के संदर्भ में ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें पूरे के पूरे गांव के वोट एक व्यक्ति विशेष के द्वारा एक दल विशेष के संदर्भ में डालने के फैसले हैं और उसे क्रियान्वित किया गया। क्या ऐसे चुनाव की कोई मान्यता होनी चाहिए? क्या ऐसा चुनाव एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में स्वीकार होना चाहिए? और क्या नागालैंड के संदर्भ में इस जनादेश को जनता की अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाना चाहिए? सवाल है, कुछ ईमानदार जवाब की उम्मीद कर लूं मुकेश जी आपसे। हिमांशु जी, पिछली बार जो चुनाव हुआ था वहां पर उस समय तो कोई विपक्ष था ही नहीं है नागालैंड के अंदर। तो वहां पे तो विपक्ष की स्थिति इतनी कमजोर है कि इस प्रकार की अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो आप काउंटरमैंडिंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन के आगे आप पिटीशन फाइल कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन उसको काउंटरमांड कर सकता है। तो ये तो एक प्रकार की एक इलेक्टोरल प्रोसेस है। अगर उसमें कहीं पहले तो बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी कांग्रेस के जमाने में, एक ही आदमी जाकर के पूरे परिवार के नाम पर वोट दिया करता था, बूथ को कैप्चर कर लेते थे कांग्रेस के गुंडे। तो यहाँ पर अगर हुआ है और कितने इलेक्शन काउंटरमांड हुए हैं, तो आप एक पिटीशन इलेक्शन कमिश्नर के आगे डालिए और काउंटरमांड करवाइए अगर आपके पास प्रमाण है तो। लेकिन उसका ठीकरा आप बीजेपी पे क्यों फोड़ रहे हैं भाई? वहां तो बीजेपी पे फोड़ नहीं रहे हैं, आपसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रहती है ना सर। आपने हम सबकी उम्मीदें इतनी जगह रखी हैं क्योंकि पारदर्शिता के संदर्भ में, ईमानदारी के संदर्भ में, खुददारी के संदर्भ में जितनी उम्मीद आप जगाते हो उतना देश में कोई और जगा नहीं पाता। थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी कोशिश करती है पर उसे तो इतना घेर दिया गया है कि उसके पास कहने के लिए बचा नहीं। तो आपसे बड़ी उम्मीद रहती है, तो इसलिए अब दस्तावेजी स्वरूप है कि वोट कैसे डाले जाएंगे, वोट कैसे डलेगा,
तो इसलिए आपसे पूछ लिया भाई आपकी जानकारी में आ गया है, तो क्या चुनाव आयोग के पास आप भी तो जा सकते हैं ना कि भाई इस तरीके से तो चुनाव नहीं होते हैं। ऐसी कोई उम्मीद आपसे रख सकते हैं या हमसे ही आपकी उम्मीद है? आपको शिकायत है, आप जाके शिकायत करो। मैं समझता हूँ आपके हर एक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसका जो है संज्ञान लिया जाए, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन हिमांशु जी, वहां तो हम सरकार बना रहे हैं, तो वहां पे तो हम सरकार में आ रहे हैं, और स्थिति अगर ऐसी लगेगी तो हो सकता है बीजेपी तो हम सरकार में आ रहे हैं तो फिर हम चुनाव को लेकर सवाल क्यों उठाएं? क्यों हम मतदान की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाएं? मुकेश त्यागी ने बड़ी ईमानदार बात कर दी है। देखो, जो भी शिकायत होती है ना, वो चुनाव हारने के बाद होती है, जीतने के बाद शिकायत नहीं होती है। मुकेश त्यागी ने मर्म की बात कह दी, ये होती है खरी बात। वापस आता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास में। सारी समीक्षा के बाद सवाल एक ही आके रह गया। दावा हो रहा था भाजपा के खिलाफ अगर जीत हासिल करनी है विपक्ष को एकजुट होना होगा, पर इस चुनाव में तो विपक्ष फिर से बिखरा 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 हो गया। राहुल गांधी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लिए बोले वो सामने है, प्रद्योत देव जिस तरीके से बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए वो सामने है, संगमा जी तुरंत भाजपा का समर्थन मांग रहे हैं, और यहां पर मुकेश त्यागी दावा कर रहे हैं अगर वहां पे सरकार बननी है तो भाजपा का समर्थन लेना होगा। 60 सदस्यीय मेघालय, 26 सीटें संगमा जी की, 2 सीटें भाजपा की, बाकी 32 सीटें और दलों की, पर फिर भी अगर सरकार बनानी है तो भाजपा का समर्थन जरूरी है। तो आपसे जानना चाहता हूं, ये विपक्षी एकता एक हसीन ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जिसके साकार होने की कोई संभावना नहीं, या अभी भी आप इस उम्मीद के साथ हैं आएगा समय, सब एक होंगे, सब एक होकर लड़ेंगे? जी प्रेम जी हिमांशु जी, देखिए विपक्षी एकता इस देश में पहले भी कभी नहीं हुई कि 100% विपक्ष एकजुट हो जाए, आगे भी कभी नहीं होगी, ये भी तय है। क्योंकि लोकतंत्र में जो सियासत है उसकी ये तासीर है कि अलग अलग दल, अलग अलग स्टेट, अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं। जो अभी पूर्वोत्तर में चुनाव हुए हैं 3 राज्यों में, उसका टेक अवे ये है कि सिर्फ किसी को हटाने के लिए, किसी को सत्ता से भगाने के लिए गठबंधन अगर करती है तो जनता इसको नहीं सराहती है। आप देखिए ना, मेघालय में कितने सारे दलों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जिसको जिताना था, सत्ता के करीब पहुंचाना था, जनता ने उसको पहुंचाया। मेघालय तो उदाहरण है, वहां कोई गठबंधन नहीं दिख रहा है। तो उसी तरीके से लेफ्ट और कांग्रेस एकजुट हुई, लेकिन अभी जरूरत है कि इस सरकार को हटाने के बजाय, जैसे यूपीए सरकार को हटाने के लिए एक नारा गढ़ा गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त देश देना है। भ्रष्टाचार मुक्त देश देना किसी को हटाना नहीं है, बल्कि एक सपना है जो कि आइडियल होना चाहिए। तो उसमें यूपीए सरकार के खिलाफ सारी एकजुटता हुई थी। आज विपक्ष के सामने वो नारा नहीं है, विपक्ष क्यों एकजुट क्यों होना चाहिए वो कारण नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार को हटाना कारण नहीं हो सकता। ये टेक अवे लेना चाहिए इस चुनाव से भी कि कार्यक्रम जो है, सपना जो है जनता के प्रति कि आज अगर सरकार बुरी है तो हम अच्छी सरकार देने वाले, और उसका ये तरीका होगा। उस सपने से अगर कार्यक्रम से नहीं जोड़ते हैं तो सिर्फ किसी को हटाने। पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या लोगों के बीच में ये स्थापित हो पा रहा है कि ये सरकार बुरी है? जिस तरीके के जनादेश लगातार मिल रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये स्थिति है, कि लोग मान रहे हैं कि सरकार बहुत बुरी है, इसलिए बदलाव की अगर बात कहेगी तो बात बन जाएगी? देखिए हिमांशु जी, ये तो अपना अपना नजरिया है, लेकिन हिंडनबर्ग केस इसी देश में हो रहे हैं, यहीं पर पेगासस भी हो रहा है, यहीं पर स्वायत्त संस्थानों का दुरुपयोग भी हो रहा है, केवल विपक्ष के नेता निशाने पर होते हैं। आज का आप फैसला देखिए, बहुत क्रांतिकारी फैसला, 1-2 फैसले आज आए हैं हिंडनबर्ग को लेकर के, या चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, सीईसी की नियुक्ति को लेकर के जो आए हैं, वो सारी चीजें सामने आ रही, चुनाव आयोग को भी। तो ये जो है, ये बता रहे हैं कि चीजें हैं, जनता के स्तर पर इसको समझाया जा नहीं पा रहा है। ये टास्क है विपक्ष के पास में, तो अगर इन चीजों को समझाया जाए। इसके अलावा जो जनता पीड़ित है,
ये सारी बातें जो हमने कही उससे जनता पीड़ित है, ये बात समझाना होगा कि कैसे प्रति व्यक्ति देश में कर्ज बढ़ गया, कि महंगाई कैसे बढ़ गई, कि बेरोजगारी कैसे बढ़ गई, और इन सब का कारण क्रोनी कैपिटलिज्म है, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई है। ये सारी चीजें अगर विपक्ष नहीं समझा पाता है तो निश्चित रूप से जिस तरीके से राजनीति चल रही है वो चलेगी। तो ये कार्यक्रम तो है, कार्यक्रम लिया जा सकता है, लेकिन लिया प्रेम कुमार जी ने कई सारी बातें कह दी। अनुमा जी वापस आपके पास आता हूँ, हमसे तो आपकी नाराजगी हो गई, अब प्रेम कुमार जी के संदर्भ में क्या कहेंगे? प्रेम कुमार जी ने भी आपको एक असफल व्यक्ति के तौर पर निरूपित कर दिया, एक असफल पार्टी के तौर पर निरूपित कर दिया। बोले इतने विषय हैं पर विपक्ष अगर समझा नहीं पा रहा है तो क्या करे? विपक्ष मतलब आप, सबसे बड़े राजनीतिक दल तो आप ही है विपक्ष में, तो अब इसके संदर्भ में भी आपको कोई दुराग्रह दिखाई दे रहा है या आप स्वीकार कर लेंगे? जी, जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं ना, उनके पीछे के दिल का दर्द भी महसूस करिए कि ऐसा हो रहा है, वो ये जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि एजेंसीज किधर हैं। उन्होंने कहा तो जब एजेंसीज एक तरफ है, मीडिया एक तरफ है, विपक्ष को कोई साथ दे नहीं रहा है, तो और विपक्ष अपने आप को जो नेता है वो केवल कि आरोप सिद्ध ना हो, बेचारे इसी पे ही लगे रहते हैं। वो और दूसरा आंदोलन करते भी हैं, तो जहां एक आंदोलन होता है दूसरे दिन एक किसी के घर में फिर से रेड हो जाती है, और बेसिकली जो किसी को सजा नहीं होती। और आपके बारे में तो यही बोलूंगी कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिर गया था खंजर की नोक पर, तो ये तो आप कर रहे हैं। पर बस यही है कि जिस सवाल का जवाब किरण रिजिजू भी नहीं दे पाए थे और हकला गए थे, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी उस बात का जवाब नहीं दिया। नागालैंड के जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है, और ये जीत जिस तरह से हुई है वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो हनुमान जी इसी बात पर है कि जो जीत है वो लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो बात यह है कि ऐसे दौर के अंदर भी क्षेत्रीय दल अपने अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देके करामाती जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कांग्रेस उसके मुकाबले पिछड़ जा रही है। एक हिमाचल की जीत को अपवाद मान लिया जाए तो उसके अलावा हार की बड़ी लंबी फहरिस्त है। इसके बावजूद भी देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल हार के सबक स्वीकारने को और समझने को तैयार क्यों नहीं है, ये विचार का विषय होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा को उपलब्धि भी बताएं, उसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम भी बताएं, दोनों चीजों के अंतर को जनता कैसे समझ पाए इस पर भी विचार होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस जीत को भी एक बड़ी जीत के तौर पर निरूपित करने जा रही है। क्या विपक्ष इस जीत के मायनों को बता पाने की दिशा में कुछ काम कर पाएगा, ये भी सवाल हमारे बीच में है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है, हमेशा यही तो होता रहा है मेरे अजीज, हमेशा यही तो होता रहा है मेरे अजीज, किसी की जीत तो कोई किसी से हार गया। नजीर मेरठी ने ये जो बात कही थी ये कभी कही थी। आजकल जीत भाजपा के हिस्से में ही आती है, ये बात बाकी लोगों को परेशान कर जाती है। देखें केवल परेशान रहेंगे या कोई समाधान भी निकालेंगे, हमें इंतजार रहेगा इनके समाधान का। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए साथ बढ़ा।